चलिए जय, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स का पेपर जहाँ पे छोड़े थे वहाँ से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने आपको 24 पे छोड़ा था। बेटा देख करके बताओ 24 कर लिया आपने कि नहीं किया। हैव यू डन 24 नंबर की नहीं किया बेटा? नो क्यों नहीं किया बेटा? चलो सर। करो, करो अभी। यार एक आप लोग के भरोसे क्वेश्चन छोड़ता हूँ, आप लोग करते ही नहीं हो यार। ये मैं इसका क्या सोल्यूशन करूँ बताओ। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई टी इक्वल टू √x+3। The relation between time and displacement of a particle is given by t equal to √x+3। जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो है t इज इक्वल टू √x+3। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई थी तब आप बताइए कि उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई थी तो उस समय बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। बोलो बन रहा कि नहीं बन रहा? आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? यस बन रहा है सर। चलिए करिए यस जल्दी सर, आ से, रहा है। करिए बेटा। चलिए 24 हो गया है तो बस को डिफरेंशिएट कर देना है ना। डिफरेंशिएशन करने में मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और दौर और इसके बाद mg sin θ, ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए क्योंकि इसका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। चलिए हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो स्पेस में किन किन चीज़ों से सफ़र करते हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं स्पेस में। तो आंसर सोलोइन फेस, मतलब चेहरा जो होता है बेटा वो फूल जाता है। हेडेक, मतलब हेडेक होता है। और ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, मतलब उनको उल्टा पलटने वाले में, घूमने उमने में बहुत दिक्कत होती है। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो बच्चों। क्लियर? आपने मोबाइल नहीं, दिया मम्मा का। हाँ ये समझ में आ गया कि नहीं आया बच्चों? बताओ भाई। यार इस क्वेश्चन में क्या रुकने वाली बात है, आंसर आ जाना चाहिए इसका, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तीन चीज़ें हैं। देखिए अब इसका रीज़न लिख रहे हैं। ए सोलोइन फेस, द एस्ट्रोनॉट विल सफ़र फ्रॉम सोलोइन फेस। पहला आंसर, वी नो दैट लेग्स कैरी द वेट ऑफ we know that legs carry the weight of the body in the normal position due to gravity pull. The astronaut in space in the weightlessness state, hence Solomon feet may not affect his working. Second point, due to weightlessness the astronaut may develop Solomon face as eyes, ears, nose all embedded in face. weightlessness के कारण. And second point, third point, headache is due to the mental strain. It will persist whether a person is an astronaut in the space or earth.
स्पेस हैज़ ओरिएंटेशन विच में डिफर फ्रॉम आवर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये 4 इसके आंसर्स थे। ओके। एक्सक्यूज मी सर, बेटा बोलिए। द प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम क्या है? प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम एच रो जी। प्रेशर को लिक्विड कॉलम का प्रेशर बोलते हैं ना, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई ये लिक्विड भरा हुआ है, तो इसकी एच हाइट के कारण जो प्रेशर निकलता है उसको हम बोलते हैं, इधर पे इस पॉइंट पे जो प्रेशर निकलता है दैट इज प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बोलिए यस और नो। यस सर। तो फोर्स इक्वल टू कितना लगेगा बेटा इस पूरे का, एम जी अपॉन एरिया। बोलो यस। यस सर। चलिए देखिए, तो मास इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया कैपिटल वी इंटू जी। हाँ या ना? यस ओके, सर। ठीक है। अपॉन एरिया। अब वॉल्यूम के आप क्या लिख सकते हो, अगर ये एरिया ए है और अगर हाइट लिक्विड कॉलम की एच है तो आप वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन एरिया। एरिया से एरिया कैंसिल, आंसर आ गया एच रो एच जी या एच रो जी। So this is called pressure of the liquid column. Clear? यस सर। नोट करिए। यस सर। एनी सर एक प्रॉब्लम? और, हाँ बेटा बताइए। हाउ द साइज ऑफ बबल चेंजिंग ड्यूरिंग टेम्परेचर? ओके, टेम्परेचर से बबल की साइज कैसे बदलेगी। ओके, यस। हाउ द साइज चेंज ड्यूरिंग द टेम्परेचर। हाँ, साइज ऑफ बबल, बबल की साइज टेम्परेचर से कैसे बदलेगी। ओके देखो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सरफेस टेंशन बेटा जो होता है वो कम होता है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम। बोलो यस और नो। यस सर। और सरफेस टेंशन अगर कम होगा तो जो लेयर होंगी वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना कम कर देंगी, तो मतलब जो साइज हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो लिखो आंसर, साइज ऑफ द बबल विल इंक्रीजेस। क्योंकि सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन कम होने से साइज बबल की बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है ना? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ बबल की साइज बढ़ जाएगी। क्लियर? यस सर। चलिए, जय क्लास में हो? यस सर। सर कितने मार्क्स का आएगा? क्या बेटा, कौन सा? लिक्विड से? हाँ, लिक्विड तो सबसे बड़ा चैप्टर है बेटा, फ्लो ऑफ लिक्विड सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसमें बर्नौलीज थ्योरम तो पक्का आएगा ही आएगा आपको। साथ ही साथ टर्मिनल वेलोसिटी याद कर लो, टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बर्नौलीज थ्योरम, टर्मिनल वेलोसिटी और वो हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी पास्कल लॉ, ये 3 में से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं कई बार। और लास्ट रहेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यानी A1V1 इक्वल टू A2V2, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हाँ सर। V initial, V final work done. Okay. We escape 11.2 kilometer per second. Conservation of energy, half mv square equal to v initial square.
हाँ लिखिए बेटा, हाँ दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। हर्षिता पढ़िए। कंसीडर Consider a cube of a side x and area of which a. The opposite faces of cube are maintained at temperature 0, 1 and बेटा 0, 2. θ1 एंड θ2 दो टेम्परेचर हैं अब क्यूब के फेस के। पहली वाली फेस का टेम्परेचर θ1 है और कुछ दूरी पर इसकी दूसरी फेस है, तो उसका टेम्परेचर जो है वो θ2 है। पढ़ो। हीट गेट्स कंडक्टेड। Heat gets conducted in direction of fall of temperature. The flow of heat depends upon following factors. Q is proportional to A. Second, Q is proportional to d theta by dx. हाँ बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। डी थीटा बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। एंड थर्ड पढ़ते हैं टेम्परेचर टाइम के। तो Q प्रोपोर्शनल टू A, Q प्रोपोर्शनल टू डी थीटा बाई डी एक्स एंड Q प्रोपोर्शनल टू T। तीनों को मर्ज कर दो तो क्या आ जाएगा? Q प्रोपोर्शनल टू A डी थीटा बाई डी एक्स अपॉन T। प्रोपोर्शनल हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा। Q इक्वल टू के ए डी थीटा बाई डी एक्स इंटू टी। ओके चलो इतना नोट करो बच्चों, फिर उसके बाद बोलो डन। फिर Q की वैल्यू बेटा के ए डी थीटा मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जिसको डेल थीटा लिखते हो कितना? θ2 माइनस θ1 या θ1 माइनस θ2 यहाँ पे हाई से लो, और नीचे दोनों के बीच का गैप कितना? dx को x लिख दिया मल्टीप्लाइड बाई t। चलिए नोट कीजिए। एक बार इसका क्वेश्चन रिपीट कर दो। हाँ लिखिए। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कीजिए, है ना? या इसी को बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। हीट कंडक्शन का लॉ यही है। हाँ बोलो भाई, क्लियर नॉट क्लियर? 2 मिनट सर। ओके बेटा लिखिए। ये बना लीजिए ब्लॉक। देखिए K इज कांस्टेंट हियर, K इज कांस्टेंट कॉल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द क्यूब। ओके तो K किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है K। जैसे आपने कभी किसी चीज़ को गर्म किया हो तो आपको पता होगा कि अगर आप लोहे की थाली ले लो और पीतल की थाली ले लो, तो पीतल की थाली बहुत तेज़ी से गर्म होती है, लोहे की थाली थोड़े देर में गर्म होती है। तो क्यों? क्योंकि इसका K हाई होता है। सिल्वर जो पीतल की थाली यानी कि कॉपर की थाली का और इसका सिल्वर का जो होता है ना, वो ज़्यादा होता है K। इसलिए सिल्वर के एल्यूमिनियम के बर्तन जल्दी गर्म हो जाते हैं। एंड T स्टैंड्स फॉर द time interval. Here K is called constant of coefficient of thermal conductivity of the material of the cube and T stands for the
टाइम इंटरवल, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में मुझे क्या लगता है क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, वो जरूर कर लीजिएगा। Yes, sir. डन, एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए जी। हाँ, अब लीजिए डिफाइन करना। बच्चों लिखो क्वेश्चन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो के को डिफाइन करने के लिए एरिया ले लो 1 मीटर स्क्वायर, एक्स ले लो 1, टेम्परेचर डिफरेंस ले लो, टाइम ले लो 1 सेकेंड, और टेम्परेचर डिफरेंस ले लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो के क्यू इज इक्वल टू के आ जाएगा। पढ़िए हर्षिता, 10 कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। Thus, coefficient of thermal conductivity is defined as the amount of heat required to flow through a solid having unit area of cross section, unit length to arise 1 degree Celsius in 1 second. हाँ, तो ये कहलाएगा अपना, हाँ ये कहलाएगी के की वैल्यू। चलिए नोट करिए बच्चों, के की वैल्यू के की डेफिनेशन आती है लिखने के लिए एग्जाम में कि के किसके इक्वल होता है। तो हीट की वो वैल्यू, द अमाउंट, दस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू फ्लो थ्रू अ सॉलिड हैविंग यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिट लेंथ टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन 1 सेकेंड। ओके, क्या पढ़ा हम लोगों ने, Q इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा, ओके, अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये? ओके जय, अब Q के नीचे T को ले आओ, Q के नीचे T को ले आओगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा। Q के नीचे T को ले आओगे तो के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स बचेगा, और Q अपॉन T मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो को किससे डिनोट करते हैं, हीट करेंट H। तो लिखो बच्चों ये रिलेशन, H इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, हाँ सर। चलिए तो जिसको बोलते हैं H इज कॉल्ड हीट फ्लो पर सेकेंड, या इसी को बोलते हैं हीट करेंट, ओके। और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलिए अच्छी बात है जी, ये हो गया। अब हीट को के इक्वल दिखाना है तो बेटा टेम्परेचर को ले लो 1। हाँ, तो डेल्टा थीटा टेम्परेचर का चेंज जो हो जाएगा वो 1। टी का मतलब क्या है, टी का मतलब टाइम है क्या, टी का कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों लिखो, अगर एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, टाइम लगा है 1 सेकेंड, और लेंथ ऑफ द क्यूब है 1 सेंटीमीटर, उस समय H इक्वल टू के। दैट टाइम जो H होगा वो के इक्वल होगा। सर इतना पूरा लिखना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको यहीं तक लिखना पड़ेगा, बस इतने तक। अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डिफाइन करने को बोला है तो यहाँ तक, इधर तक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके सर। चलिए लिख लिया, चले आगे। हाँ सर। चलिए ओके।
बच्चों लिखो अगला क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। आइडियल गैस की बात हो रही है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालना है गैस की मॉलिक्यूल की। तो जय, गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है बेटा? 3/2 kT। कितनी होती है बच्चों एवरेज एनर्जी? 3/2 kT। बोलो यस। फॉर्मूला नोट कर लो बेटा, हो सकता है कल एग्जाम में आ जाए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल 3/2 kT। आइडियल गैस की एनर्जी 3/2 kT एक मॉलिक्यूल की। तो बेटा पहला टेम्परेचर आपको दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए बच्चों 273 ऐड कर दो और आंसर आ गया आपका ये वाला। ये पहला आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट, फाइंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एट नंबर 1 क्वेश्चन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? यस सर। ठीक। दूसरा एट 6000 केल्विन। तो बेटा टेम्परेचर की जगह 6000 रख दो। अब वहां पे केल्विन में नहीं था इसलिए केल्विन में बदला। जब यहां मैं ऑलरेडी 6000 दे रहा हूं तो केल्विन में ही रखोगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कौन भाई? यश? जय कौन है भाई? यस सर। ओके यश है। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 6000। सर बस उल्टा आ गया था सर। चलो कोई बात नहीं। हाँ अगला बेटा लिखो, काइनेटिक एनर्जी एट टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन। 10⁻7 केल्विन। दूसरे क्वेश्चन में 6000 केल्विन था और तीसरे क्वेश्चन में है कितना? 10⁻7 केल्विन। हाँ भाई हर्षिता, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। बस केवल फॉर्मूला याद रखना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस की होती है 3/2 kT पर मॉलिक्यूल। और अगर पर मोल की बात करोगे बेटा तो 3/2 RT। तो R में गैस कांस्टेंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी और K में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और ये दोनों कांस्टेंट स्कूल वाले पेपर में लिख के देंगे, ठीक है ना? चलिए चलो पढ़ो हर्षिता, ये क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट शुड बी Student should be familiar with the relation K dot kinetic energy average equals to 3/2 kT, where temperature T is केल्विन। in Kelvin. हाँ मतलब जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में लिया जाएगा। ओके, वो जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में लिया जाएगा, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। फाइंड द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम find the total degree of freedom contained by 1 centimeter cubic hydrogen gas। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में जो हाइड्रोजन गैस है उसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करो। समझ में आया कि नहीं आया?
1 सेंटीमीटर क्यूबिक में जो हाइड्रोजन गैस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए कितनी होगी। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? यस सर, आ गया सर। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक मतलब वो जो छोटा वाला पासा आया करता है खेलने के लिए, डाइस आता है, उसके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस भरी है तो कितनी कितनी उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। चलो मुझे बताओ जय, जय हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, जल्दी बताओ। एक मॉलिक्यूल की H2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? बोलो। नहीं पता? यार नहीं पता तो ना बोल दो ना, टाइम का खराब कर रहे हो। जय, जय चलो जाओ यहाँ से। यस सर। नहीं पता डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2 क्यों होगी बेटा? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5 होती है। डाइएटॉमिक है ना, मोनोएटॉमिक की 3 होती है, डाइएटॉमिक की कितनी होती है? 5। याद आया? यस सर। तो डाइएटॉमिक की एक मॉलिक्यूल की 5 होती है, तो हमको बताना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक हाइड्रोजन गैस में कितनी होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल में टोटल जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 22.4 लीटर। 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक में होते हैं कितने मोल हर्षिता? 1 मोल। 1 मोल। हाँ 1 मोल। तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं हर्षिता? 6.023 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22,400 होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। नहीं आया समझ में? नो सर। बेटा जब 22,400 सेंटीमीटर क्यूबिक में इतने पार्टिकल होते हैं, इतने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के लिए क्या ये नीचे नहीं आएगा? आएगा। तो बस हो गया, आ गए उतने पार्टिकल 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में। यस कि नो? यस सर। ओके यस सर। अब देखिए इतने पार्टिकल हो गए। अब हर पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी कितनी बताई जय ने? डाइएटॉमिक गैस H2 की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी बताई जय ने? बताओ। 5 बताई। अरे यार एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है कि नहीं होती डाइएटॉमिक की? हेलो, रिप्लाई नहीं कर रहे हो जय, तुम भी रिप्लाई नहीं कर रहे हो। यस सर। एक पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है कि नहीं होती है? होती है। तो इतने सारे पार्टिकल जो आए हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे कि नहीं करोगे? सो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये निकलेगी कि नहीं निकलेगी? यार दिक्कत क्या है? पूछना नहीं है, यस नहीं बोलना है, नो नहीं बोलना है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें यार। नहीं पढ़ना है तो मना करो कि सर दिमाग खराब हो रहा है, थक गए हैं, नहीं पढ़ना है। जबरदस्ती तो मैं खुद भी पढ़ने के सपोर्ट में नहीं रहता हूं यार। माइक बंद करके बैठे हुए हो यार। यार 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में इतने पार्टिकल हैं। जब इतने पार्टिकल हैं 1 सेंटीमीटर क्यूबिक में और हर पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो इतने पार्टिकल की डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए सब में 5 का मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही क्या?
अब क्या दिक्कत है बताओ सच सच। नो सर। वही तो पूछ रहा हूँ, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। एग्जाम में नहीं आएगा मगर फिर भी मैंने बता बन दिया जाएगा क्योंकि सैंपल पेपर में है। मैं ये अपना 5वां सैंपल पेपर चल रहा है, सॉरी 4th सैंपल पेपर। यस सर। चलिए हाँ सर। ठीक है ना, लिखा हुआ है स्टूडेंट कुड नॉट इवेल्युएट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन में। याद करो मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी आइडियल गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, डाई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5, ट्राई एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। और इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ पढ़ाया था मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो क्या आया था, एनर्जी इक्वल टू हुआ करता है F/2 kT। हर्षिता वहीं से तो 3/2 kT आता है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस के लिए F की वैल्यू 3 होती है। तो वो जो एनर्जी आपने अभी निकाली ना 3/2 kT, वो यहीं से तो आती है।